Only Surya is present. तो मुझे पता कैसे दिया था मैडम? नमस्कार मैम। नमस्कार। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके। कल क्लास में जो पढ़ा वो समझ में आया? यस मैम। डिस्टेंस किसे कहते हैं? यस मैम। डिस्टेंस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? मैम डिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ मैम distance is a measure distance is a cover of measured by per unit time. डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज मोशन। नो, तो क्या तुम बता रहे हो? डिस्टेंस कवर। मैम डिस्टेंस कवर्स डिस्टेंस डिस्टेंस किसे कहते हैं पूछ रहे हैं? डिस्टेंस व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कल हम लोगों ने दो चीज के बारे में पढ़ा ना। यस मैम। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी एक पॉइंट बताओ। यशी, आप बताइए। मैम डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, गुड। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है आपका? जैसे मैम हम नाप सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। यस मैम मैग्नीट्यूड। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यस मैम। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को बताने के लिए हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना? हम बोर्ड शेयर कर रहे हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक केस देखते हैं। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओरिजिन पे है, ठीक है, ये ए तक गया। दिस डिस्टेंस इज सपोज 10 मीटर, और फिर यहाँ से ये वापस आ गया अपने ओरिजिनल पॉइंट पर। तो फिर उसने 10 मीटर कवर किया, ठीक है। अब इस केस में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कंसिडर करें, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 + 10 20 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है,
इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो 0 नहीं है क्योंकि डिस्टेंस उसने कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, but distance never be 0. ठीक है। तो हम ये आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर करके आ रहा है तो वो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसी केस में अगर हम सोचें कि वो ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होके ए तक गया और वहीं रुक गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन मोशन का चेंज नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन में गया और रुक गया, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो सेकंड कंडीशन हमको क्या समझ में आ रही है कि दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होंगी? जब डायरेक्शन जो होगा मोशन का वो सिंगल है, एक ही डायरेक्शन में गया और वहीं रुक गया। ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा, अगर लेफ्ट राइट भी चेंज हुआ या रिवर्स हुआ, वापस आया अपनी जगह पे, तो भी ऐसे केस में क्या होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी हमेशा। ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जब दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। तो यहाँ आप नोट करेंगे बोथ मे बी इक्वल if object moves in one direction only। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है कि क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में ही हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो दोनों की ही यूनिट जो है मीटर होती है। तो SI यूनिट विष्णु प्रिया। ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप लेट हैं आज? यस मैम, वो मेरे पापा को आने में थोड़ा लेट हो गया था। ओके। अभी हम लोगों ने देखा कि किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो सकता है और किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप भी। और दोनों की SI यूनिट जो होती है मीटर होती है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर हुई और SI यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। अदर यूनिट में किलोमीटर भी होती है लेकिन SI यूनिट जो है मीटर ही होती है। जहां जहां लेसन में SI यूनिट आएगी उसे आपको याद करना है, एग्जाम में पूछी जाती है SI यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की SI यूनिट मीटर हो गई। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी दी है आपकी बुक में एक
इस एक्टिविटी में एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, एक्टिविटी 4.1। एक बॉल गई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर वापस आ गई ओरिजिनल पोजीशन पे, ओ पे। ये पोजीशन है बी। बीच में दो पोजीशन और दी है, यहाँ पर ये ए पोजीशन दी है और सी पोजीशन दी है। ए पोजीशन पे मार्किंग है 40 सेंटीमीटर की और सी पोजीशन पे मार्किंग है 80 सेंटीमीटर की। बी पोजीशन पे मार्किंग है 140 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसमें जो है इसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करेंगे? आप क्या कहते हैं, करेंगे या नहीं? यस और नो? इस मोशन को, जो वर्टिकली अपवर्ड गई बॉल और वापस आ गई अपनी जगह पे, तो ये मोशन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में कंसिडर किया जाएगा, लीनियर मोशन में या नहीं किया जाएगा, है ना? वर्टिकली अपवर्ड गया और सीधे नीचे आया, ये किया जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है। इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में वो डिफरेंट पोजीशन पे पूछ रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पॉइंट, 0 पॉइंट पे, यहाँ जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो जमीन पे है। ठीक है, ए पोजीशन पे उसने डिस्टेंस कवर किया 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो ए पोजीशन पे आया, यहाँ 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन तो अभी चेंज नहीं हुआ है उसका, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी उसका 40 सेंटीमीटर ही होगा और डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बी पोजीशन पे। बी पोजीशन है एकदम टॉप मोस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर 140 सेंटीमीटर है, तो यहाँ डिस्टेंस उसका 140 हो गया सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 140 ही होगा, क्योंकि अभी तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वहां पर पहुंचा और उसके बाद वो नीचे आएगा, तो वहां पर वो मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा और उसके बाद उसका डायरेक्शन नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? सी केस में यहाँ पर ये रेस्ट में रहेगा। सी पोजीशन पे जब वो वापस लौट रहा है, तो सी पोजीशन पे जब आ गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 140 और प्लस 140 से 80 मतलब 60 और 200 हो गया, तो 200 ये श्री विष्णु प्रिया ने छोड़ा है क्या का क्लास? ठीक है, यहाँ पर सी पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया 200 हो गया, क्योंकि 140 ऊपर गया और उसके बाद 60 नीचे आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 140 प्लस 60, ओके 200 हो गया। और उसका डिस्प्लेसमेंट लेकिन अब 0 पॉइंट से सिर्फ 80 ही रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो गया और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। विष्णु प्रिया आपने क्लास क्यों छोड़ा था? मैम ऑटोमेटिकली कट हो गया था। ओके, इसके बाद लास्ट वो वापस ओ पोजीशन पे आ गया नीचे,
तो यहाँ पर डिस्टेंस तो उसने 140 प्लस 140 टोटल 280 कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, ये सबको चार्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका कि आप इस टेबल को देखिए और बताइए कि कौन सी कंडीशन सही है फॉर द डिस्प्लेसमेंट। आप आंसर करेंगे आप लोग। फर्स्ट कंडीशन दी है इट इज नेवर जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर जीरो। क्या ये सही है? यस और नो बताओ। मैम रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है क्या डिस्प्लेसमेंट, जो इस पूरा जो हम लोग ने अभी अभी पढ़ा क्वेश्चन, ये जो चार्ट देखा, जिस चार्ट को देख कर बताइए क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो है? नेवर जीरो। इसको पूछ रहा है कि ये यस है या नो है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है या गलत है? मैम आई थिंक गलत है। गलत है क्योंकि जीरो तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस मैम। हाँ, सेकंड कंडीशन है इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा तो कभी हुआ ही नहीं, नो मैम। इक्वल हुआ फिर कम हो गया, है ना? तो सेकंड वाला यस। भी ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। यस मैम आई थिंक इट जस्ट राइट। हाँ, दिस इज करेक्ट क्योंकि इसमें कम भी है और इक्वल भी है ना? तो थर्ड वन इज यस मैम। करेक्ट। और फोर्थ भी ऑप्शन दिया है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑल केसेस। तो ऑल केसेस में तो लेस नहीं है, एक में इक्वल भी है ना? जब 140 है तो 140 तो इक्वल है ना दोनों में। तो ये लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद पॉज एंड पॉन्डर है आपकी बुक में, जिसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नोट नहीं करा रहे हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, इसका मतलब हुआ कि एक एथलीट है, वो अपनी पोजीशन पे आगे और पीछे जा रहा है, मतलब एक बार आगे गया फिर एक बार पीछे गया, बैक गया, आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, तो उसका मूवमेंट इस तरह का है। ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, गोविंद। ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक when will the displacement of athlete be zero? एथलीट का डिस्प्लेसमेंट जीरो। गोविंद फोन दो ना यार, कनेक्ट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा बताएंगे आप लोग? मैम इसको नोट करना है। नहीं, नोट नहीं करना, ओरल करा रहे हैं, ओके मैम। है ना? नोट नहीं करना है, जो लिखना होगा हम बताएंगे आपको। आप बताइए कि अगर कोई एथलीट है, अब आगे गया फिर वापस पीछे वापस आ गया, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे, तो उस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? अभी अभी मैंने नोट कराया है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? मैम जब कोई इंसान कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैम ऑब्जेक्ट जब कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट से चलती है और फाइनल पोजीशन के पास पहुंचने के बाद फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है। हाँ, मतलब फाइनली वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाती है, तब हम यस कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना? तो यहाँ भी मैम। यही कहेंगे कि एथलीट का डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा। ठीक है, और व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? तो टोटल डिस्टेंस तो वो जितना चल के जाएगा और जितना वापस आएगा, दोनों ऐड करने पे जो आएगा, है ना, टोटल डिस्टेंस तो वही होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो फ्यूल होता है व्हीकल में, फ्यूल इज यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो व्हीकल में फ्यूल यूज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करेगा फ्यूल? हम्म, गाड़ी चलाते हैं सब लोग, है ना, तो उसमें फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, वो कितना कंज्यूम हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है?
कि गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। किस पे डिपेंड करेगा फ्यूल? किलोमीटर। मैम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे। क्योंकि सपोज हम गए अपने घर से निकल के मार्केट तक और मार्केट से वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। यस घर से मैम। स्टार्ट किए थे और वापस घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन यस हमारी गाड़ी गाड़ी इतना चल के गई और गाड़ी चल के वापस आई तो फ्यूल तो यूज होगा उसमें। यस मैम। तो फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है वो डिपेंड करता है हमेशा टोटल डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं डिपेंड करेगा। क्लियर यस मैम। है ना? इसके बाद लास्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें, अ बॉल रोल। इसको हम ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। एक बॉल है, वो इंक्लाइन प्लेन में ऐसे रोल डाउन कर रही है। ये पोजीशन है ओ। इसके बाद 2-3 पोजीशन है A B C D। ये पोजीशन है, अरे ओ। और इसके बाद ये लास्ट पोजीशन है D। बीच में ABC 3 पोजीशन और है, A B C। ये डिस्टेंस है O से A तक का 40 सेंटीमीटर है, A से B का 10 सेंटीमीटर है, B से C का 20 सेंटीमीटर है और इसके बाद C से D का ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है। बॉल जो है O पोजीशन से यहां से रोल डाउन करके नीचे तक आ रही है D तक, इंक्लाइन ट्रैक पर। मैम ये सेकंड एक्टिविटी है। एक्टिविटी नहीं, ये पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं आपकी बुक में। तो वो मैम इसको क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर लीजिए। मतलब ये फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, इस पे फिर क्वेश्चन पूछा ठीक है तो नहीं नोट है ना? डाउन कर। पहले आप सुन लीजिए, अगर ऐसा लगता है कि नोट डाउन करना है तब नोट करिएगा। ठीक है। ओके मैम। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऊपर से नीचे आ रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन बॉल कर रही है। ठीक है, इसमें ओरिजिनल पॉइंट O जो है, क्या इसका मोशन O से D तक जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन A B C and D। मतलब उसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस केस में जब बॉल ऊपर से नीचे तक आई तो जो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है O से A तक आने में, फिर A से B तक आने में, B से C तक आने में और C से D तक आने में, मतलब जो डिफरेंट पोजीशन पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या नहीं? आप बताइए, इक्वल होगा या नहीं? हमने कंडीशन एक अभी आज ही क्लास में स्टार्टिंग में 2 कंडीशन दी है ना, कब इक्वल होता है? एक तो 0 की दी है और एक इक्वल की दी है। क्या करूँ? एकदम एकदम स्टार्टिंग क्लास जब हुआ है तो 2 कंडीशन आई है। चार्ज होगा। कब इक्वल होगा? हम्म मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। बॉल है ये इंक्लाइन प्लेन पे O पोजीशन पे, ठीक है,
यस फिगर मैम। में 4 कंडीशन दी है, ए बी सी एंड डी, और इनके डिस्टेंस भी दिए हुए हैं 40, 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर। और उसका कहना है क्वेश्चन में कि बॉल ओ से छोड़ दी गई और वो वापस डी तक आ गई नीचे। इस केस में जब ओ से डी तक आ रही है तो जो डिफरेंट पोजीशन ए बी सी डी है, हर पोजीशन पे डिस्टेंस जो बॉल कवर कर रही है वो और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल रहेगा या नहीं? नो मैम। नो, नो मैम। क्यों? मैम आई थिंक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। जीरो कैसे होगा? ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो अलग अलग है दोनों की। अच्छा अच्छा। बट इक्वल तो नहीं होगा। तो डिफरेंट क्यों होगा ये बताइए। यशी बता रही है क्या? विष्णु प्रिया आप बताओ। मैम मेरे को लगता है कि इक्वल तो नहीं होगा बट डिफरेंट कैसे होगा ये भी नहीं पता है। यशी राजपूत आप क्या बोल रहे हैं? यशी यस मैम। क्या बोलते हैं, इक्वल होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैम पता नहीं। अरे आज की क्लास के एकदम स्टार्ट में 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, दोनों पॉइंट को फिर से पढ़िए। नोट किया था ना दोनों पॉइंट? यस मैम। उसको पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। Displacement may be zero, but distance never be zero. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट? Both may be equal if object move in one direction only. तो अब इसमें कौन सी कंडीशन आ रही है? Distance, एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे आ गया वहीं रुक गया। डायरेक्शन चेंज किया उसने ऑब्जेक्ट yes ने? ma'am. नहीं चेंज किया ना, बस ऊपर Yes से नीचे आ गया। हाँ, एक ही डायरेक्शन में मूव किया ना। ma'am. तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहता है। यही लिखवाया है ना मैंने। Okay, yes ma'am. यशी आपको समझ में आया? Yes ma'am. हाँ. विष्णु प्रिया यस मैम आ गया। ठीक है ना, इक्वल होगा ना, सेम होगा। यस मैम Yes ma'am. इक्वल। और हाँ, और रीजन यही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही है, स्टार्ट हुआ और नीचे आ गया। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन वो तो ऊपर से Yes. छोड़ छोड़ दिया और नीचे आ गया, बस एक ही डायरेक्शन में मूव किया और वहीं आ गया। तो डायरेक्शन चेंज क्योंकि नहीं हुआ है और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। ठीक है, सूर्य आपको समझ में आया? Yes ma'am. ठीक है ना, क्लियर है, सबको क्लियर है? अब हम लोग आगे चले। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये फिगर आपको बनाना नहीं था, ये बुक में दिया हुआ है बस आप आंसर करने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज 10 सेकेंड मूव किया और 10 मीटर मूव किया, फिर 10 सेकेंड मूव किया और 10 मीटर मूव किया, फिर 10 सेकेंड मूव किया,
10 मीटर मूव किया, तो हर टाइम इंटरवल में, हर 10 सेकेंड में वो 10 मीटर मूव कर रहा है। मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन में जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि पूरे थ्रू आउट मोशन एक जैसा है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance equal distances in equal interval equal intervals of time in a straight line। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो बात बदल जाएगी। ठीक है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा? जब मैम ऑब्जेक्ट, इसमें से इक्वल जब डिस्टेंस की जगह हाँ अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे इसमें 10-10 सेकंड पे हम नोट कर रहे हैं, उसमें भी अगर 10-10 सेकंड पे नोट करें तो हर बार डिस्टेंस अलग आएगा। कभी 9 मीटर आ गया, कभी 11 मीटर आ गया, कभी 10 मीटर आ गया। तो अगर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म motion when an object cover unequal distances in equal intervals of time, then it is non-uniform motion। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में, जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड वर्ड से हमारा क्या मतलब? जैसे हम कोई गाड़ी चल रही है तो हम बोलते हैं ना 40 की स्पीड से जा रही है, 30 की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ स्पीड वर्ड का क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब होता है कि वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ डेफिनेशन आएगी स्पीड की। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, the distance traveled by the object in unit time
यूनिट टाइम का मतलब है कि जैसे 1 मिनट, 1 आवर, यूनिट टाइम का मतलब ये होता है। यूनिट टाइम इज स्पीड। अब स्पीड को हम बता रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिट टाइम में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मीटर गया, ठीक है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड पावर 1। दोनों तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अदर यूनिट में अगर हम लोग सोचें तो फिर किलोमीटर में भी होती है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है। अदर यूनिट्स में जैसे हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं ना, अदर यूनिट्स में हमारी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब भी होती है अदर यूनिट्स में। लेकिन ऐसा यूनिट अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हर टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब है ना, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब का क्या हुआ कि उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है बार बार। तो ऐसे केस में हम स्पीड को कैसे बताएंगे, जब उसने बार बार स्पीड कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई? तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज स्पीड को कंसिडर करते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है टाइम खत्म हो गया है क्या? अच्छा चलो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। 36 सेकंड तुम्हारे। ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। मैम एक ठीक है। सेकंड रुक, हाँ मैम राइट कर लेंगे। नमस्कार मैम। ठीक है, ठीक है, कल हम फिर से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। नमस्कार मैम। हाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर नमस्कार एंड कर रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार।